जय महाराष्ट्र देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। महाराष्ट्र में कल हो सकती है हलफबरदारी तकरीब। वजीर आला के ओहदे पर तजस्सुस बरकरार। मुंबई में सियासी सरगर्मियां जारी। अजीत पवार को एनसीपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर किया गया मुंतखब। बीजेपी और शिवसेना के 9 मुंतखब अरकान की हो रही मीटिंग। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा, इंतखाबी नतायज से नहीं है मायूस। महाराष्ट्र के खिलाफ हो रहे काम की करते रहेंगे मुखालिफत। महाविकास अघाड़ी को अपनी शिकस्त की वजूहात का लेना चाहिए जायजा। कांग्रेस लीडर डॉक्टर नितिन राउत का बयान। महाराष्ट्र इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद हुकूमत बनाने का दावा करने के लिए तैयार है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे, धड़े से ताल्लुक रखने वाले सीनियर वजीर दीपक केसर ने कहा है कि हलफबरदारी तकरीब कल मुनक्किद होने के इम्कानात हैं। ज़राए का भी कहना है कि कल सिर्फ वज़ीर आला और उनके नायब के हलफ उठाने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबीना में और कौन शामिल होगा और इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे और सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर के अहदे की फहरिस्त के दावेदार हैं। अभी तक ये मालूम नहीं है कि उनमें से वज़ीर आला का अहदा किसे मिलेगा। इंतखाबी नतायज मंजर-ए-आम पर आने के बाद जब एकनाथ शिंदे और फडणवीस इस हवाले से उनसे पूछा गया तो दोनों ने कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला इत्तेहादियों से मशवरा करके किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि इस बारे में कोई तनाज़ा नहीं होगा कि वज़ीर आला कौन होगा। पहले दिन से ही यह फैसला किया गया था। इलेक्शन के बाद तीनों पार्टियों के कायदीन मिल बैठकर इसका फैसला करेंगे। महायुति ने कल कुल 228 में से 235 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वह इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुख करूंगा। मुंबई से मेरे साथी अमजद इस वक्त फोन राब्ते के जरिए मेरे साथ लाइन पर है। अमजद, ओथ सेरेमनी को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल आ रही हैं? देखिए, ओथ सेरेमनी को लेकर तकरीबन 26 तारीख से पहले जो है वो ओथ सेरेमनी जो है उसे पूरी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की जो डेट थी 26 नवंबर थी, उसके बाद से ही जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको गठन कर लेना चाहिए। और सूत्र के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा तो ये एक साथ बैठ के तय होगा। इसके अंदर सबसे आगे नाम चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का। एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं अपनी जो दावेदारी है वो भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं तीनों ही घटक दल में जो कैबिनेट विस्तार है उसके लिए कहीं ना कहीं सूत्र के हवाले से जानकारी आ रही है कि जो चर्चे है वो पूरे हो चुके हैं। तकरीबन 20 से 22 जो बीजेपी के विधायक होंगे वो मंत्री पद में जाएंगे। और अगर एकनाथ शिंदे की बात कर ले तो वहां से तकरीबन 12 से 15 लोग जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। और वही शिवसेना एनसीपी की बात कर ले अजीत पवार की, तो 8 से 10 जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में होंगे। और घेर में जो होम मिनिस्ट्री है वो देवेंद्र फडणवीस जो अपने पास ही रखेंगे। हालांकि अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है फिर से मिल सकती है। और अगर एकनाथ शिंदे की बात कर ले तो एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट जो है वो उसको मिल सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है मिनिस्ट्री की जो बात है वो तमाम नेताओं के अंदर बातचीत हो रही है। और ये तमाम चीजें जो है तमाम जो है वो करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कल या परसों तक का जो है शपथ समारोह में जो चीफ मिनिस्टर, जो अगला चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र को मिलना है वो कौन मिलता है। हालांकि इसके लिए माल मुलव्वल जो है काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि दीपक केसरकर या एकनाथ शिंदे गट से तमाम जो नेता हो वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही जो है वो चुनाव लड़ा गया है। और जो इतनी बड़ी कामयाबी जो महायुति को मिली है
वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो है वो कामयाबी है। जो 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई है, महाराष्ट्र को लेके चला है, उसके लिए कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वापस से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि 57 सीटें जो है एकनाथ शिंदे गठ को जो है वो मिली है। और अगर बात करें अजित पवार की पार्टी को, तो अजित पवार की पार्टी को 41 सीटें जो है वो उनके विधायक जीत के आए हैं। तो अब देखना ही होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कल परसों क्या गड़बड़ बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर बढ़ेंगे खबरों में आगे। एनसीपी के रहनुमा प्रफुल्ल पटेल का यह कहना है कि एनसीपी के नवमुंतखब एमएलए अब उनकी एक मीटिंग मुनक्किद हो चुकी है। अजित पवार को एनसीपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर भी मुंतखब कर लिया गया। वाज़ेह रही कि अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। हमने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया और साथ साथ में हमने हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहां पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है और बाकी की जो भी बातचीत होती है, नेचुरली हम लोगों का एक अलायंस है, तो अलायंस में तीनों पार्टियों के बीच में जो चर्चा होगी उसमें जो भी अधिकार उनको दिया गया है उस हिसाब से वो निर्णय। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला व शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वकार की जंग हार गए। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के नतायज से बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ नतायज ने सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि 4 महीने में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंतखाबी रैलियों के दौरान लोगों ने हमारी बात सुनी, मोदी और अमित शाह की नहीं, लेकिन फिर नतायज ऐसे क्यों आए। प्रामाणिकपणाने महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मतं दिली, त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। तसं पाहिलं तर एक जणू काही लाटेपेक्षा सुनामीच आली असं वातावरण या निकालाने दिसतंय। पण हा निकाल सर्वसामान्य जनतेला पटलाय की नाही हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। एकूण आकडे जे काही दिसतायत ते आकडे बघितल्यानंतर या सरकारला अधिवेशनामध्ये एखादं बिल मंजुरीसाठी मांडण्याची गरजच नाही असे आकडे आहेत। थोडक्यात विरोधी पक्षात जणू काही शिल्लक ठेवायचे। असेंबली इंतखाबात के नतायज पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा कि हम मायूस नहीं हैं, हम लोगों से लड़ रहे हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और बाला साहब ठाकरे ने भी अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी जीतें और शिकस्तें देखी है। हम इलेक्शन हारे या इक़्तिदार हार गए, लेकिन हमें उसका गम नहीं है। हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ हो रहे काम की मुखालफत करते रहेंगे। मराठी माणसांच्यासाठी मग प्रकाश आंबेडकर जे असतील, प्रकाश आंबेडकरांना मानणारा वर्ग मराठीच आहे। ठीक आहे, महाराष्ट्रामध्ये कोणी बाहेरचे लोक येऊन त्यांना मतदान करणार नाही। प्रत्येकानं मग काँग्रेसला असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मानणारा वर्ग हा मराठीच आहे। अनेक ठिकाणी असं लक्षात आलंय मनसेला मानणारा वर्ग हा मराठी आहे। आम्हाला सगळ्यांना भविष्यामध्ये महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी खूप गांभीर्यानं पावलं टाकावी लागतील। आजचा कालचा निकाल मी त्याला निकाल मानत नाही बरं का, जनतेचा कौल मानत नाही, पण हा जो त्यांनी कौल म्हणून जो आमच्यासमोर आणलेला आहे, तर त्या संदर्भात आम्हाला सगळ्यांना, प्रत्येक राजकीय पक्षाला ज्यांचं खरोखर महाराष्ट्रावर प्रेम आहे आणि ज्यांना खरोखर मराठी माणसाविषयी मनामध्ये आस्था आहे, त्या प्रत्येकाला गांभीर्यानं विचार करून 106 हुतात्म्यांनी जे बलिदान दिलेलं आहे। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मुनहरिफ अरकान को नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला न करके मुनहरिफ होने वालों की हौसला अफजाई की। संजय राउत ने मजीद कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहां हो गया।
यहां से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40 लोगों ने बेईमानी की, जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम, कि इस प्रकार की व्यक्ति अपने पद पर बैठी थी और 3 साल तक एक संविधान के खिलाफ बैठी हुई सरकार को प्रोटेक्शन देते रही। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में निर्णय नहीं ले सकते थे। इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्ट्रल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए ये सब हुआ है। कांग्रेस लीडर डॉक्टर नितिन राउत का कहना है कि महाविकास अघाड़ी को अपने शिकस्त की वजूहात का जायजा लेना चाहिए। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी के उन इंतखाबात में हिस्सा लेने के पीछे क्या मकसद हैं और उसने ये जंग कैसे लड़ी। अगर क़यादत में कोताहियां हैं तो खामियों को दूर करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने होंगे। पहली बात तो हमने स्थिति को समझने की जरूरत है और स्थिति को समझकर इंट्रोस्पेक्शन करने की भी जरूरत है हमारी स्वयं की महाविकास आघाड़ी की, कि 17वें राउंड तक के 18वें राउंड तक के अगर हम 30-30 हजार से आगे हैं, फिर अचानक कैसे हम पीछे पड़ जाते हैं और हमको हार का सामना क्यों करना पड़ता है। इन तमाम बातों का इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। और एक बात विशेष रूप से कि भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव जो लड़ा है उसका पीछे का उनका उद्देश्य क्या है, लड़ाई में किस हद तक और किस प्रकार से ये लड़ाई लड़े, उसको भी समझने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहा करते थे कि जिन्हें इतिहास मालूम नहीं वो इतिहास बना नहीं सकते। तो महाराष्ट्र का इतिहास ऐसा है कि मुंबई प्राप्त करने के लिए, मुंबई महाराष्ट्र में रखने के लिए जो संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में गुजरात प्रदेश को हमने बाहर कर दिया था। तो शिवसेना शिंदे ग्रुप के मुंबादेवी असेंबली हल्के से उम्मीदवार शाइना एनसी को शिकस्त हुई है। कांग्रेस के अमीन पटेल ने उन्हें भारी वोटों के फर्क से हराया। इस मौके पर शाइना एनसी ने मुंबादेवी के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। I'd like to thank the voters of Mumba Devi for giving me 40,150 votes, which has been the highest any candidate from Shiv Sena BJP has ever got. Having said that, for those people who didn't vote also, I would want to say please do consider voting for progress and development, because we have seen the kind of disservice that has happened to the constituency in 15 years. I hope that here on it will be a progressive good governance. The kind of victory the Mahayuti has seen in Maharashtra shows you it is a tsunami of politics of performance. People who have performed and delivered on ground, Eknath Shinde ji, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, have the absolute chemistry of working towards a Viksit Maharashtra. मरकजी वजीर रामदास अठावले ने महायुति की शानदार कामयाबी पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम के फलाह व बहबूद के लिए कई काम किए थे, यही वजह है कि अवाम ने महायुति को दोबारा इख्तियार सौंपा है।
महायुति को मतलब जीत जो मिली है ये बहुत ही बड़ी जीत है और 2014 से लेकर 24 तक जो चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा सीटें महायुति को मिली है, एनडीए को मिली है और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त मिली है। उसका कारण भी यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में महाराष्ट्र के लिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मिला था। डेवलपमेंट लोगों ने देखा था और माननीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजितदादा पवार जी के सरकार ने भी लाडली बहना के साथ साथ और भी अनेक निर्णय लिए थे। कोस्टल रोड का निर्णय है और अटल सेतु का निर्णय है, किसानों के लिए भी काफी निर्णय लिए थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की एक खास बात यह रही कि इस बार शरद पवार कुंभा समेत कई सियासी कुंभों के रुकन एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थे। इंतखाबात में किसी को जीत मिली तो किसी को अपनों से ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने सगे भतीजे के खिलाफ बारामती से इंतखाब लड़ रहे थे। बारामती में उन्होंने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। अजित पवार ने अपने बड़े भाई के बेटे गोविंद पवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी और 8वीं बार फतेह का परचम लहराया। बीजेपी महाराष्ट्र के सदर चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की वजह से मुंबई में बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम रोक दी गई थी। अब हमने महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ नए मेंबरान बनाने के मकसद से उसे दोबारा शुरू किया है। उन्होंने बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। और विनोद तावड़े जी पूरे देश को सदस्यता अभियान को देख रहे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव थे, इसलिए सदस्यता अभियान का जो हमने एक मुहिम थी वो हमारे महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। लेकिन कल चुनाव खत्म हुआ, कल रिजल्ट भी आया है। अब हमने आज बैठक लेकर महाराष्ट्र में 1 करोड़ 51 लाख भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए हमने निर्णय लिया है। विक्रांत पाटिल जी हमारे इस विषय के संयोजक रहेंगे। हमारे सारे महासचिव है, महामंत्री है, इस विषय को विभाग में काम करेंगे। हमारे सुनील राणे मुंबई शहर विभाग देखेंगे, माधवी नाइक जी हमारा ठाणे कोकर विभाग देखेंगे, राजेश पांडे जी पश्चिम महाराष्ट्र देखेंगे, उत्तर महाराष्ट्र विजय चौधरी देखेंगे, संजय केनेकर ये मराठवाड़ा देखेंगे और विदर्भा में रणधीर सावरकर और अनिल छोले देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग जिस प्रकार से हमें समर्थन मिला है सभी समाजों से, सभी वर्गों से, जिस प्रकार से सारे लोगों ने हमें वोट दिए हैं, इन सारे लोगों से मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। और नांदेड़ लोकसभा के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र चौहान ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार संतूक को 1457 वोटों से शिकस्त दे दी है। आकर्षक असेंबली इंतखाबात में नांदेड़ जिले से कांग्रेस और उसके इत्तेहादी पार्टियों का मुकम्मल सफाया हो गया, लेकिन लोकसभा के असेंबली इंतखाबात में मिली इस गैर मामूली कामयाबी ने कांग्रेस की साख को बहाल कर दिया। इसके साथ ही पार्टी को रविंद्र चौहान की सूरत में एक नया और मजबूत लीडर भी मिल गया है। रविंद्र चौहान का जीत के बाद घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। लोकसभा उपचुनाव में लोगों ने मुझे यहाँ आज बड़े भरोसे के साथ जिताया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान साहब का देहांत के बाद ये लोकसभा उपचुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से चुनाव के लिए टिकट दिया है। तो मैं सभी लोगों का जो मुझे भरोसा करके उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तरफ ऐसा माहौल पूरे स्टेट में बना, कांग्रेस के अगेंस्ट में पूरा माहौल बना, ऐसे में आपको कामयाबी मिली, किस तरह का? ये एक हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है और उनका प्रेम है जिन्होंने यहाँ मुझे जिता के लिया। आप क्या कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत है, मैं जनता को इतना कहना चाहता हूं कि जो भरोसे के ऊपर उन्होंने मुझे जिताया है उनका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा और मैं पूरी लगन से अगले जो
4.5 साल है, मैं पूरा काम करूँगा। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलके से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल और इंडियन सेकुलर पार्टी के आसिफ शेख के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। 24 राउंड्स के इख्तिताम पर मुफ्ती इस्माइल ने पोस्टल वोटों समेत 1,09,653 वोट हासिल किए और आसिफ शेख ने 1,09,451 वोट हासिल किए। वोटिंग सेंटर में दोनों वोटों की दोबारा गिनती के लिए आसिफ शेख के बार बार मुतालबात के बाद हुकाम ने राउंड 21 से 24 के बैलेट बक्सों की दोबारा गिनती की, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आखिरकार रात 11 बजे मुफ्ती इस्माइल 162 वोटों से फातेह करार पाए गए। एमआईएम पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीत सकी। जिन्होंने इस इलेक्शन के लिए हमारा साथ दिया, दामे दिरमे कदमे सुखने, रात दिन मेहनत करके इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ रहे, उन सब के लिए ये बहुत खुशी का दिन। और जैसा कि आपने कहा कि एक दिन में अल्लाह पाक ने हमें 2 मरतबा जीत अता की, और ये पहले दिन से हमने इलेक्शन की जब से कैंपेनिंग शुरू की थी, हमने जो टारगेट लिया था और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, समाजी फलाह व बहबूद के लिए हमने जो उन्वान तय किया था कि ये अच्छाई और बुराई के दरमियान मुकाबला है, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छाई और सच्चाई की जीत हुई है और झूठ और बुराई के ऊपर गलबा हासिल हुआ है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने। वहीं औरंगाबाद से एमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील और औरंगाबाद सेंट्रल से नासिरुद्दीन सिद्दीकी को शिकस्त मिली है। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए अपनी शिकस्त की वजूहात बयान की। सभी को पता चल चुका है कि सियासत मतलब 2 पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाली नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं। और उन्होंने किया, क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तो खातिल है हमारे इत्तेहाद का। ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है, क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं, वो हमारी जीत की निशानी है मेरे भाई। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना है। मैं आप लोगों के इस जज्बात को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसान हम कुछ भी कर ले, हम चुका नहीं सकते हैं। कोल्हापुर के चांदगढ़ असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार शिवाजी पाटिल जीत गए हैं। जीत के बाद पाटिल भी अपने हामियों के साथ जश्न मना रहे थे और जीत का जुलूस भी निकाल रहे थे। जुलूस में जेसीबी से गुलाल उड़ाई जा रही थी। इस दौरान आग भड़क उठी, जिसकी वजह से पाटिल समेत चंद लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि चांदगढ़ तहसील के महागांव में शिवाजी पाटिल की कुछ खवातीन पूजा कर रही थी कि उस वक्त ऊपर गुलाल की बड़ी मिकदार डाली गई थी। आग लगने से मौका पर भगदड़ मच गई। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।